मरियम नवाज साहब से कि मेरा ये लात का कुछ कर दे और मुझे वो बंदे पकड़वा दे बस दोनों। मेरी अगले महीने शादी थी। मैंने क्या क्या सोचा होता, मेरे सारे ख्वाब रह गए। जब मैं वहाँ गई मैंने देखा कंबल में एक मेरा बच्चा एक टांग हिला रहा है, एक नहीं। आपको पता ही नहीं था? आपको पता ही नहीं था कि बच्चे की टांग ही काट दी है? मैं बेटा टूट गया। कहते हैं दो बेटे मेरे, दो बाजू थे, एक बाजू बाजू तो ठीक है, उसकी टांग टूट गई, मेरा एक टांग टूट गई, मेरी उसकी नहीं, मेरी टूट गई टांग। सुबह अल्लाह खैर करे अचानक इसकी कॉल क्यों आ गई है। जब मैं कॉल उसकी पिक करता हूँ तो रोता है, कहता है भाई तेरा भाई मजबूर हो गया है, अपने भाई को उठा ले यहाँ से आके। नाज़रीन, मैं इकराम फारूक सुनो न्यूज़ की जानिब से। मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि चलते फिरते अपनी टांगों से रह गए। चंद ही रोज बाद इसकी शादी थी, ये हादसा इसके साथ पेश आया। अब क्या इस घर में शहनाइयाँ बजेंगी या दुख की इस घड़ी से गुजर रहे हैं? हम इन्हीं से जानते हैं इसके साथ हुआ क्या और क्या इसकी बीवी जो है, होने वाली बीवी, इसका साथ देंगी या नहीं है, इसके माँ बाप की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, क्या हुआ आपके साथ? मैं दफ्तर जा रहा था अपनी ड्यूटी पे, यूएटी के पास एक आगे कार वाला था होंडे। क्या जॉब करते हो? सिक्योरिटी गार्ड स्कूल में। सरकारी या प्राइवेट? सरकारी। तो होंडे वाले ने साइड मारी है, मेरा हैंडल उसके साथ अड़ा है, तो साथ ही मैं गिर गया हूँ फुटपाथ के ऊपर। फिर मैंने अपनी हिम्मत करके एकदम ऊपर हुआ कि बचाने के लिए कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मेरी लात ही कट जानी है। फिर भी मैं ऊपर हो गया, बकाया ये मुझे साइड पे रगड़े लगती रही। आप ओवर स्पीड थे? नहीं, नॉर्मल स्पीड पे था मैं। आपका लाइसेंस था? जी, मेरा लाइसेंस बना हुआ है, हर चीज़ है मेरी। स्कूल की टाइमिंग थी, मुझे ये नहीं पता कि पीछे से ट्राला था, कार थी, क्या था। मुझे यही था कि मैं ऊपर अब हिम्मत करके हो गया हूँ ऊपर फुटपाथ के, मेरी बचत हो जाएगी, रगड़े रुगड़े आई हूँ। लेकिन जब मैंने देखी ना अपनी लात टूटी हुई, ब्लड मेरा लिकर और रोड होश में थे? आप देख रहे थे आपके साथ? मैं होश में था और लात मेरी टूटी हुई थी, रोड पे गिरी हुई थी। फिर मैंने अपने भाई को, वैस भाई को फ़ोन किया कि भाई इधर आ जाओ, मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो एम्बुलेंस लोग, दूसरे बंदे वीडियो बना रहे थे, एक सिर्फ पठान था, उसने मुझे सांस दिया, मेरा पीछे कमर के टेक लगा के रखी रही जब तक 1122 वाले नहीं आए। मेरा भाई भी जब घर से आ गया 8:02 पे 1122 वाले मेरे भाई के भी बाद में आए हैं वो गाड़ी। हालांकि सिंहपुरे मंडी के पास 1122 का दफ्तर है, रैक्सियो का 5-7 मिनट का रास्ता है वहाँ से यूएटी का, लेकिन कोई भी नहीं आया। अब मुझे यही मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए। मुझे बताओ कि बाइक वाला वहाँ रुका जिसकी वजह से आप गिर गए? चले गया था, बाइक वाला चले गया था, वो निकल गया, कार वाला भी निकल गया। मेरी मोटरसाइकिल पलटे खाते हुए मुझे नहीं पता लगा क्या हुआ है मेरे साथ, क्या नहीं हुआ। ट्रक वाला भी निकल गया? वो भी चले गया था। मुझे जब मैंने अपनी लात देखी गिरी हुई थी, मुझे अपनी होश ही नहीं थी। जब मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, वैस भाई को, उसके बाद मुझे कोई होश नहीं थी। मैं गिरी जा रहा था, वो जो पठान था ना मेरे पीछे, वो बेचारे ने मेरा साथ दिया, हौसला किया, उसी ने मेरी लात पे रुमाल बांधा। हालांकि किसी की इतनी नहीं थी कि गरम गरम लात को उसके अंदर बिठा देते थे, कपड़े ही बांध देते कि चले कुछ ना कुछ तो वेन चल जाती। लेकिन बस इंसानियत नहीं है, मुझे बस ये इंसाफ चाहिए मरियम नवाज साहब से कि मेरा ये लात का कुछ कर दे और मुझे वो बंदे पकड़वा दें बस दोनों, ट्रक वाला भी और होंडे वाला भी। बस मैं ख्वाज हो गया हूँ, मैं मजबूर हो गया, मेरी लात का है। बस मरियम नवाज साहब सबकी माँ है, मैं भी उनको अपनी माँ कहता हूँ। मुझे बस वो लात लगवा दे, मुझे और उनसे कोई फरमाइश नहीं है कि मैं चल फिर तो सकूँ। मेरी अगले महीने शादी थी। मैंने क्या क्या सोचा होता, मेरे सारे ख्वाब रह गए। आपकी होने वाली बीवी को पता चला कि आपके साथ ही हुआ है, तो आपका उससे राब्ता हुआ? उसने क्या कहा आपसे?
मेरे साथ नहीं, मेरी आप बहनों के साथ हुआ था। हॉस्पिटल आई भी, हॉस्पिटल जब मैं ऑपरेशन थिएटर से निकला बाहर, आईसीयू वार्ड में वो अंदर आई, उसको मैंने साफ किया कि देख लो भाई मैं मजबूर हो गया हूँ, ठीक है, होता ही है अक्सर, देख लो अगर करना है मेरे साथ। उसने मुझे एक ही लफ्ज़ क्या, उसने क्या, मरे हुए भी मेरे हो और जिंदा ही मेरे हो, मैं आपका कभी मरते दम तक अगर साथ नहीं छोड़ूंगी। और वो मुझे हिम्मत अभी तक कर देती रही है, और मेरे ससुराल वाले भी, उन्होंने कहा हमने तुझे नहीं छोड़ना, शादी के बाद भी हो सकता था इस तरह, लेकिन पहले हो गया, कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। मैंने अपनी मंगेतर को क्या, अगर कहीं और करना तो देख लो। उसने क्या, ये लफ्ज़ दोबारा नहीं बोलना, मेरा आपके साथ ही है मरण जून, मैंने आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो, लात लगाओ, कोई बात नहीं, आपने टेंशन नहीं किसी चीज़ की लेनी, आप हिम्मत रखें, मैं आपके साथ हूँ। मेरी 26 साल। और दोबारा आपकी कोई पुलिस से रब्ता हुआ, किसी डिपार्टमेंट से, सरकारी किसी ने? मैडम तक नहीं आए, मेरे अफसरान नहीं आए मुझे पूछने, किसी को इतना नहीं है। बस वो मैडम भी स्कूल की यही कही जा रही मेरे बड़े भाई को कि मेडिकल ले आओ, मेडिकल ले आओ, उसको कोई इंसानियत नहीं है। हालांकि एक पुलिस का महकमा है, मेरे बेड के साथ ही थे, ठीक है, क्लास 4 की मुलाजम था। ये गोलियां जो लगी हैं खादम रिजवी केस में, उधर SHO, आपके ऑफिस से किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया? किसी ने नहीं किया, गवर्नमेंट के किसी भी नुमाइंदे ने रब्ता नहीं किया? किसी ने नहीं किया मेरे साथ ना। बस मेरे छोटे जो कलीग थे क्लास 4 के मुलाजम, उन्होंने बस किया है रब्ता। जो मैडम है 19वें ग्रेड की, टीचरें हैं, अफसरान हैं बड़े, किसी ने नहीं किया। किसी ने आपको कोई इमदाद भी नहीं की, किसी तरह का कोई? किसी ने नहीं कुछ भी किया, ठीक है। तो मेरा लिहाजा यही है मरीम नवाज़ा साहब के साथ कि मुझे भाई इंसाफ चाहिए, मेरे वो बंदे, मुझे वो जिन्होंने मेरे से ये किया है, मुझे वो पेश कर दें। और मरीम नवाज़ा साहब से मेरी माँ की जगह है वो, मेरी बस ये लात लगवा दें कि मैं चलने फिरने वाला हो जाऊँ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे। इसकी तरफ से भी किसी ने दोबारा कांटेक्ट नहीं दोबारा किया? किसी ने नहीं किया, कोई नहीं, हौसला वगैरह किसी ने नहीं दिया मुझे, कुछ भी नहीं किया। मेरे साथ बिलाल अहमद की वालदा मौजूद है, इनसे जानते हैं किस तकलीफ की घड़ी से गुजर रही हैं। आप तकलीफ में हैं, बात तो नहीं कर सकेंगे, भी रो रही थी, मुझे बताएं कि बिलाल की क्या हालत है? मेरे बच्चे की टांग कट गई, जवान बच्चा मेरा माजूर हो गया। हम माँ बापों के सामने अपना एक जवान बच्चा कोई माएँ देख सकती है, बाप देख सकता है, बहन भाई देख सकते हैं। शादी कब थी उनकी? अगले महीने। ठीक है, तो बिलाल को जब आपको घर फोन आया कि बिलाल की हालत है, किसको सबसे पहले कॉल आई? सबसे पहले भाई को कॉल आई। अच्छा माँ जी, मुझे बताएं कि इस हालत में जब हॉस्पिटल गई तो क्या सूरत हाल थी वहाँ? एक कुरान मचा हुआ था, मुझे तो बच्चे बताया ही नहीं था, सारा दिन हो गया था। मैंने क्या, मेरे बच्चे का अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कितनी चोट लग गई, नहीं अम्मी नहीं ऐसे नहीं, चाची ऐसे नहीं। जब मैं वहाँ गई मैंने देखा कंबल में एक मेरा बच्चा, एक टांग हिला रहा है, एक नहीं। आपको पता ही नहीं था? आपको पता ही नहीं था कि बच्चे की टांग ही काट दी है? घर में तो शहनाइयाँ बज रही होंगी, तैयारियां चल रही, दूल्हे का सूट सब कुछ, वहाँ मेहंदी लगाई, दुल्हन बैठी उसका इंतज़ार करने वाली थी। तो आपकी बात हुई बच्ची से जो शादी करके आना है, तो वो आपसे क्या, उनका फिर वो उस टाइम जब आपने बताया क्या कर? बुला लिया था जब ऑपरेशन इसका हो गया तो बुला लिया था, पता चल गया था उन लोगों को, वो आ गई थी। उसके माँ बापों ने पूछा हाँ बेटा क्या करना चाहते हैं? उसने क्या, मेरे बाद में हो जाता, ये शादी के बाद में हो जाता, फिर भी तो माँ मैंने रहना था ना। उन्होंने क्या, नहीं हमें मंजूर है बच्चा। माँ जी मुझे बताएं, सबसे पहले बिलाल से जब वो होश में आया तो आपकी क्या बात हुई? मेरा बच्चा जब होश में आया उसने बस मुझे यही क्या, मैं जब गई हूँ अम्मी जी क्या हुआ मेरे साथ, मैं क्या अल्लाह की रज़ा थी, मैं नहीं रोई उसके सामने, मैं क्या अल्लाह की रज़ा थी, उसकी रज़ा के बगैर तो कुछ भी नहीं ना हो सकता बच्चे। तो माँ जी मुझे बताएं कि टांग इन्फेक्शन की वजह से काटी या मौके पे ही हादसा जब पेश आया तो थी ही नहीं? ना, इतनी उतर गई थी टांग,
उसे बेचारे ने लेके साइड पे करा, वहाँ लेके गए। वहाँ पे ये मौलवियों का जो जलसे की लड़ाई थी, गोलियां लग के आ रहे। डॉक्टरों ने क्या अभी नहीं करना, हम उन्हें देखेंगे, आपके बच्चे को देखें, मेरे बेटे को क्या। फिर जब किसी की हमने वो डलवाई डॉक्टर की, उन्होंने क्या फ़ौरन इस बच्चे का ऑपरेशन करें। फिर वो देखते रहे, उन्होंने क्या हम यहाँ तक काटते हैं तो ये 6 माह बाद आपको फिर परेशानी होगी, जहर फैल जाएगा, अब इसकी कुछ भी नहीं जगह रही, तो हमें घुटने से ऊपर करनी चाहिए, काटेंगे। फिर मेरे बेटे ने क्या, कुछ तो करेंगे ही ना, अब ये देखो ना, अब तो पड़ गई है तो करेंगे भी कुछ। फिर मेरे बेटे ने क्या, काट दें, फिर क्या कर सकते। किस हॉस्पिटल से इलाज हुआ है? मेयो में। हॉस्पिटल वालों ने आपसे तामुन किया? कोई नहीं, कोई तावन नहीं किया उन्होंने। क्या ये 6 दिन का कह रहे थे हॉस्पिटल वाले, तो वो तो मेरे दामाद ने अब सिफारिश डाली डॉक्टर की, वो एनको का करता है बच्चा मेरा दामाद, उसने सिफारिश डाली कि इस बच्चे को जल्दी नहीं, तो जहर फैल जाना था इस तरह 6 दिन के बाद। तो कोई नहीं, बच्चे कोई नहीं, वो कानून अभी तक मुलजम नहीं पकड़े जा रहे जो करके गए। वहाँ सारे पेट्रोल पंप वाला भी झूठ बोल रहा है, पहले कहता हाँ, फिर कहता जी नहीं लाइट नहीं थी, दूसरे दिन आके कहता लाइट ही नहीं थी। तो ये देखो ना ऐसे, तो इसका मतलब है कि वो लोग उन्हें आके पैसा लगा गए कि भाई हम देखें। वो कह रहे हैं उन्होंने वीडियो देखी है और फिर उसके बाद हमारे बच्चों से, मेरे भतीजों से मुकर गया पेट्रोल पंप वाला। मेरे साथ बिलाल के वालिद साहब भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बच्चे तो बाप का साथ होते हैं, बाजू होते हैं। बिलाल की हालत के बाद वालिद साहब अपने आप को कितना कमज़ोर महसूस कर रहे हैं? आपसे बात नहीं हो रही, माजरत है आपसे पूछ रही हूँ, क्या कैफियत है आपकी? मैं बेटा टूट गया, सहारा बेटे होते हैं, कहते हैं 2 बेटे, मेरे 2 बाजू थे। एक बाजू तो ठीक है, उसके टांग टूट गई, मेरा एक टांग टूट गई, मेरी उसकी नहीं, मेरी टूट गई टांग। वो हमें कहीं जाता था, हमें लेके जाता था बिठा के। मैं फाले का मरीज, मुझे 7 साल हो गए फाले के, मुझे ब्रेन हेमरेज हो गई थी। फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे ठीक किया, इलाज हुआ मेरा। मुझे मेडिकल ग्राउंड में बड़े बेटे ने मुझे रिटायर कराया। मेरा बेटा, मैं भी उसी महकमे में मुलाजिम था, उसी स्कूल के अंदर। ये मेरी जगह पे मेडिकल ग्राउंड पे ही मेरा बेटा भर्ती हुआ, वो भी बड़ी मुश्किल से। हुकूमत पाकिस्तान, जो हुकूमत पंजाब में, मैंने देखा बेटा कानून कुछ नहीं, लेकिन मेरे बेटे के साथ जो हुआ, अल्लाह ताला किसी के बेटे के साथ ना ऐसा हो। जिसकी टांग कट जाए, आधी टांग कट जाए, वो अपने भाई को फ़ोन करता है। वो फ़ोन भी अपने छोटे से फ़ोन उस पर कोई ऐसा बड़ा महंगा फ़ोन नहीं था, ये फ़ोन था बेटा उसके पास, जो उसका एक्सीडेंट के दौरान टूट भी गया हुआ है। वो फ़ोन करता है मेरे बड़े भाई वैसा मन को, बड़े भाई आके मुझे बचा लो, मैं मुहताज हो गया, मैं मजदूर हो गया। बहुत ज़्यादा यहाँ से ले अपने भाई। बाप सेहरा बांधने का इंतजार कर रहे थे ना, आपको क्या पता था कि बाजू टांग पे पट्टियां ही बांधनी पड़ेंगी? बड़ी खुशी थी बेटा। इतवार पीर एक दिन पहले अपने बड़े भाई को बुलाता है अपने घर में, कहता है भाई इधर आओ, इधर कोई शादी हाल देखते हैं। मैं इतना अमीर नहीं बेटा, गरीब क्लास 4 का मुलाजिम हूँ आदमी, तो मैं कहाँ से इतनी खुशियाँ अपने बड़े बेटे की कर सकता कि अमीर को अच्छे जगह। मैं तो अपने बेटे की खुशियाँ वहीं करूँगा जहाँ मेरी हैसियत है। मैं उसको दिखा के लाया। फिर उस रात को 2 बजे बैठ के अपने दोनों बेनाइयों को इसे बिठा के लिस्ट बनाई उसने कि ये आएंगे, सबको बुलाया। लेकिन ये क्या पता सुबह की पीर को वो सेहरा बांधने की बजाय, ढोल बजाने की या नाचने की बजाय कि उसकी एक टांग ही उस दिन दूसरे दिन चलेगी। हमें वो वक्त याद आता है, रोना आता है कि एक दिन खुशियाँ का समा था, दूसरे दिन वही काम में डल गया। अंकल जी, आप उस महकमे में खुद भी जिंदगी गुजार चुके हैं, आपके बाद आपका बच्चा गया, किसी अफसर ने आपसे राब्ता नहीं किया, किसी ने कोई ताउन भी नहीं किया? जिस स्कूल के अंदर काम करता था मेरा बेटा, उसकी प्रिंसिपल आज तक नहीं आई, उसने आज तक उसके आगे मेरे बेटे को नहीं देखा कि बिलाल आप चलते फिरते थे, इतने काम स्कूल के करते थे, आज आपकी टांग नहीं है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। वो आगे महकमे को अप्लाई करती, कुछ नहीं बेटा, ना हमारे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, ना वज़ीर आला, किसी ने कुछ तमादारी नहीं, कोई किसी का नहीं पूछता, सिर्फ अपनी हुकूमतें बचाने की खातिर कर रहे हैं, गरीबों को कोई नहीं देखता। मेरी तो मरीम नवाज साहबा से, शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, सिकंदर याद साहब से गुजारिश है, अपील है, मेरे बच्चे की मदद कर दे, मेरे बच्चे को सहारा दे दे, मेरे बच्चे के साथ आप लोग खड़े हो जाए, ताकि मेरा बुढ़ापा मैं फाले का मरीज, मैं चल नहीं सकता, मेरा बड़ा बेटा सारा कुछ था, उसका बाजू आप बन जाए ताकि मेरे बेटे को इंसाफ मिल सके। मेरे बच्चे को जो जिसने टांग
कुचल के चले गए, वो पकड़े जाएँ और मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाए और मेरे बच्चे का कुछ टांग का सिलसिला है, वो जो है बेचारे का उसको टांग के मसला हल कर दे उसका, ताकि वो जवानी अपनी जो पकाया जवानी है वो अपनी गुजार सके। वक्त 25 साल का बाद अब पता नहीं पल का नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चे का तो पता ना कि मेरे बच्चे ने खुशियाँ देनी है, उसकी खुशियाँ के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी सर्विस के लिए, उसके सहारा बने, ताकि मेरे बच्चे की टांग का मसला हल हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा चलता हुआ नजर आए बस मुझे। मेरे बच्चे के वो मुलजमात पकड़े दें, फिर मज़ेदारी है ना। बच्चों के ऊपर ज़रा सा चलान हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो वो घर में आ जाते हैं कि इन्होंने ली, आगे चले गए, इनके हेडमेट नहीं है। जब कैमरे क्लियर होते हैं, ये सब कैमरे खुलवाने पड़े करने मैंने, मेरे जब तक सुकून नहीं आना। ये चालबाजियाँ, लाइटें चली गई जी, सारा दिन लाइट नहीं थी, तो ये चलान कैसे हो जाते हैं जब लाइटें सारा दिन लाइटें जाती हैं। इस मुल्क की कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। मेरे जब तक मुल्ज़मान नहीं पकड़े जाएंगे, वो नहीं खाते, मुझे सब्र नहीं आना बस मेरे बच्चे के। इस टाइम जो है बिलाल के भाई अवैस मौजूद हैं। अवैस से जानते हैं ये सारा वकूआ उन्होंने अपनी आंखों से जब ये हुआ तो उसके बाद वो मौके पे गए, क्या सूरत हाल थी। अवैस मुझे बताएं कि जब आपको भाई ने कॉल की, आपके पैरों से ज़मीन निकल गई, वहाँ गए, क्या सूरत हाल थी। जब मेरे भाई की मुझे 7:41 पे 13 अक्टूबर को कॉल आती है, तो मुझे फ़ोन करता है। पहले तो मैं शौक होता हूँ कि इतनी सुबह अल्लाह खैर करे, अचानक इसकी कॉल क्यों आ गई है। जब मैं कॉल उसकी पिक करता हूँ तो रोता है, कहता है भाई तेरा भाई मजबूर हो गया है, अपने भाई को उठा ले यहाँ से आके। तो मैं उस सदमे में, उस गम में फौरी तौर पे घर से बहुत एमरजेंसी की सूरत में निकलता हूँ। जब मैं रास्ते में से निकलते हुए घर से, यहाँ से चमन बाग, राजगढ़, बशीर स्ट्रीट, जहाँ पे इस टाइम आप तमाम मीडिया मौजूद है, जब मैं यहाँ से निकलता हूँ यूईटी के लिए, तो रास्ते में मुझे बिलाल का एक बचपन का दोस्त मिलता है। वो मुझे पूछता है भाई कहाँ जा रहे हो, रो क्यों रहे हो। मैं बोलता हूँ तो यार तेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे छोटे भाई का। वो कहता है मैं भी आपके साथ चलता हूँ। और हम रेस्क्यू 1122 को कॉल करते हुए पहुँचते हैं वहाँ पे। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे वही गमे जफीर, वही पुरानी लाहौर की और पाकिस्तान की रवायात, टिकटॉक्स, वीडियोस, लाइक्स के चक्कर्स के अंदर लोग तमाशाई प्रोग्राम जैसे चल रहा है। कोई किसी को उठाने वाला नहीं है, ना पानी पिलाने वाला है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे हाथ से मेरी अपनी खुद की बाइक गिर जाती है, तो मैं बिल्कुल गम में ऐसे मुब्तला हो जाऊँ जैसे कोई क़यामत बरपा। अभी तो मैं ज़हन में ये सोच के जाता हूँ वहाँ पे कि शायद कोई बाजू फ्रैक्चर है या हड्डी कोई टांग की टूट गया है, तो अल्लाह खैर करी, दुआएं करता हुआ जाता हूँ। जिस टाइम मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मेरा भाई एक राहगीर वहाँ पठान उसको गोद में सर रख के लेटा होता है। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि खून जो है काफ़ी ज़्यादा बाहर भी पड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद इसको ना काफ़ी ब्लीडिंग, चोट वगैरह कोई ऐसी लगी है। जब मैं उसको हाथ डालता हूँ, उठाने लगता हूँ, तो देखता हूँ कि जब एक साइड जाने से पहले किसी ने उठाया भी नहीं उसको, एम्बुलेंस कोई आया ही नहीं, वहाँ पर कोई भी नहीं आया। खुद से उसने अपनी मदद आपके तहत कटी हुई टांग, क्योंकि वो जब टांग कट जाती है ब्लीडिंग तो वो सुन्न हो जाता है वो हिस्सा, तो वो खुद से स्पीड ब्रेकर पे ऐसे हाथ रख के मज़ीद पीछे हुआ कि कोई और पीछे से आने वाली गाड़ी मुझे पूरा मुकम्मल ना कुचल दे। तो वो पीछे हो गया। पीछे होते साथ जब मैंने उसको पकड़ा है और उसको मैंने हाथों में लिया, खड़ा करने की कोशिश की, जब मेरी नज़रें उसकी लेफ़्ट लेग के ऊपर पड़ती हैं तो मैं देखता हूँ कि उसकी इतनी लेग ही नहीं साथ होती और ब्लीडिंग हो रही होती है। मैं फौरी तौर पे, वो पठान जो उसने पकड़ा होता है उसने उसका कपड़ा वहाँ पे अपना मफरल उधर चढ़ाया होता है, तो मैं उसी टाइम मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, मैं नीचे गिर जाता हूँ और मैं बड़ी हिम्मत से, मुश्किलात से, बड़े सब्र के साथ मैं अपने भाई की टांग को अपनी बाइक के अंदर से अपना कपड़ा निकालता हूँ बाइक का, उसके अंदर उसकी टांग को लपेट के तो अपने साथ उसको उसके पास तक आता हूँ। उसी वक्त रेस्क्यू 8:02 पे पहुँचती है। 7:41 पे टाइम, सुबह 7:41 पे ये वाक़या होता है और 8:02 पे वहाँ पे एम्बुलेंस आती है। जब मैं पहुँचता हूँ मेरे 1 या 2 मिनट बाद, उसी वक्त फिर हम उसको रेस्क्यू मियो में करते हैं। मियो हॉस्पिटल आते हैं तो वहाँ पे आके वही पुरानी रवायात हॉस्पिटल्स की अभी देख लेते हैं, वही डॉक्टरांस और नर्सिस का एटीट्यूड कि अभी देखते हैं, अभी आपको बताते हैं। मुझे बताएं कि मियो हॉस्पिटल के किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि
बुलाएं या पुलिस आएगी या मौके पे क्या है, कुछ भी नहीं उन्होंने किया? किसी ने कुछ नहीं कहा। जो रेस्क्यू एहलकार लेके आए थे, यहाँ तक कि वो भी फौरी तौर के ऊपर छोड़ के अपनी स्ट्रेचर लेके और उन्होंने निकलने की वहाँ से उसी वक्त विद इन 1 सेकंड के अंदर अंदर। और मैं बस इसी गम में गश में तारी था। मैंने समझ नहीं आ रही थी, बस अपने बड़े बहनोई को कॉल की, वही करीबी मुझे नज़र आते थे। तो उसके बाद 8:30 बजे हम पहुँचे हॉस्पिटल। 3 बजे तक बस देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं, वर्किंग कर रहे हैं। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो थोड़ी बहुत उन्होंने लगानी थी, इंजेक्शन वगैरह, मैं उनसे रो रो के अपील कर रहा हूँ कि अगर ये जुड़ सकती है, गरम गरम है, फोरी कटी हुई, तो इसको देखें, कुछ सोचें नहीं। आपके सामने आपके भाई की टांग का वो हिस्सा आपके सामने आपने पकड़ा है, वैसे ही तो आप वो देख रहे हैं। रखा हुआ है उसको साथ ऐसे, तो मैं उसको तसल्ली दे रहा हूँ। और वो उसकी, मेरे भाई की जो नज़रें हैं वो उसकी टांग की तरफ हैं। वो पता नहीं किन सोचों में था। तो मैंने बड़ी डॉक्टरों से रिक्वेस्ट की। फिर मैंने वहाँ पे बोला, काफ़ी सख्त अल्फाज बोले कि अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बताएं, मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाऊँ, सिर्फ इतना गाइड कर दें। मैंने CMH में कॉल की, अपनी मदद आपके तहत उनको मैंने सारी हिस्ट्री भेजी, फौरी तौर पे लेग की पिक्चर्स भेजी, मैंने शालीमार में भेजी, मैंने नेशनल हॉस्पिटल में भेजी। जिस वक्त तक मैं ये कार्रवाई कर रहा था, भेज रहा था, उस वक्त तक टाइम ख़त्म हो चुका हुआ था। उस वक्त टांग जो है मुकम्मल तौर पे डेड, कट तो उधर ही गई थी लेकिन मुकम्मल डेड हो चुकी थी। क्योंकि किताबों में या लोगों के बताने से पता चलता था कि अगर टांग कट जाए तो गरम गरम उसको साथ बांध दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो ईज़िली हो जाता है। यानी कि 100 में से कह लें 20-30% चांसेस होते हैं। तो अब जिसके भाई के साथ ये हुआ, और मैं तो वहाँ पे अपनी यहाँ तक कहा था कि मैं अपनी जान तक दे देता हूँ, मेरे भाई को बचा लो, कुछ भी लगता है, कुछ बेचना पड़ता है, ख़ुद को बेचना पड़ता है, ये कर लें। तो मैं मुकम्मल टांग जो उसकी थी यहाँ तक थी। उसके बाद डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक और उनकी अपनी इसी के मुताबिक कि जो टांग का इतना ऊपर वाला हिस्सा है, ये नहीं, और ये वाला हिस्सा ये डैमेज हो चुका है, बस जस्ट इसमें हड्डी का खोल रह चुका है, बोन रह गई है, सब कुछ वेंस वगैरह ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने उनसे कहा, जी अगर आप इसको कहते हैं कि गोश्त अपना लगा दें, काट के मेरा लगा दें मेरे भाई को। उन्होंने कहा, जी इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, 1 मंथ लगता है, गोश्त को गर्म किया जाता है, फिर अटैच किया जाता है। तो इसी नाम में बस फिर मैंने उसको कहा कि जी ठीक है। मैंने ना अपनी वालदा को बताया, ना मैंने अपनी वालिद साहब को इतला दी। वालिद को दी थी, संभाला था, वो भी इनको बिलाल की मैडम ने स्कूल की फ़ोन किया कि आपका बेटा अभी तक स्कूल नहीं आया। तो इन्होंने कॉल करके पता किया तो पता चला जी, जब क्योंकि मैं इनको फौरी तौर पे सदमा नहीं देना चाहता था, ये पहले ऑलरेडी पेशेंट है। तो मैंने किस स्कूल में जॉब करता था? गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल, ओल्ड फ्रूट मार्केट, 2 मोरिया पुल, गवर्नमेंट नवाज शरीफ का वो स्कूल है, ठीक है। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था। उसके जो स्कूल के जो क्लास 4 के मुलाजमीन थे जो उसके साथ सर्विस कर रहे थे, चौकीदार, नायब कासिद और आया, वो उसकी तीमारदारी के लिए फ़र्स्ट डे आए हैं। उसके अलावा उसके पास ना कोई प्रिंसिपल, ना टीचर, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई बंदा। बस मुझे बताएं कि प्रिंसिपल और सबको आपने इन्फॉर्म भी किया, जाहिर सी बात है कॉल्स गई हैं, पता तो चल जाता है सबको ना, छुट्टी पे है। का कॉल आई, फर्स्ट डे आई जब इसकी सर्जरी चल रही थी, जी हम आपके दुख में शरीक हैं, जो उसने बात की। अच्छा जी, बहुत अफसोस हुआ, इस तरह की उन्होंने बात की। उसी रात मैं इसकी सर्जरी के बाद अपने इदारों के पास जाता हूँ FIR कटवाने। तो FIR भी मैंने SSP साहब के एक पर्सनल रीडर जो उनके होते हैं उसके रेफरेंस से, सिफारिश पे मैंने FIR दर्ज करवाई। वो FIR रात 13 अक्टूबर को मैं दे के आया। 14 की सुबह वो FIR फर्स्ट टाइम अपडेट हो चुकी थी, इंदराज हो गया था। मुझे ये बताएं कि FIR तक तो आपने इतनी परेशानी दी ना, FIR के बाद किसी ने आपसे इन्वेस्टिगेशन के लिए राब्ता किया? FIR के बाद आज 5वां दिन है, अभी तक किसी ने, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने राब्ता नहीं किया। जब जाते हैं तो वो आपसे उसी तरह बदतमीजी करते हैं मामूल के मुताबिक? नहीं, मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, मैंने कॉल करता हूँ उनको, जो मुतलका IO लगे, पहले कोई और लगे, 3 दिन बाद चेंज हो गए, कोई नए आ गए। तो कल एक आपके मीडिया की एंकर पर्सन थे वसीम साबिर साहब, जिन्होंने ये आवाज़ को उठाया और फौरी तौर पे SHO को, DSP साहब को, इन सबको कॉल की। विदिन 5 मिनट बाद मीडिया की आवाज़ के ऊपर 5 मिनट बाद मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आनी शुरू हो जाती हैं।
जी सर मैं एएसआई बात कर रहा हूँ, मैं कांस्टेबल बात कर रहा हूँ, आप फौरी तौर पे जय वकुआ पे पहुँचे। रात फिर मैंने उनको कहा कि अभी मेरे घर पे मीडिया का रश लगा है, मैं यहाँ से इंटरव्यूज़ दे के फ्री होऊंगा, फिर मैं आपके पास तशरीफ़ लाता हूँ। आज 4 दिन बाद आपको याद आ गई है कि हम घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जो मैं 72-36 घंटों से 48 घंटों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो याद नहीं आ रहा। ठीक है, मुख्तलिफ़ कैमरों की CCTV फुटेज जो कैमरे ट्रेसिस की हैं वो मैंने ख़ुद से की हैं और मेरे उनकी पिक्चर्स भी मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मुझे पर्सनली कोई नहीं देता, आगे मुझसे लड़ते हैं। कल फ़ोन के बाद, एंकर पर्सन के फ़ोन के बाद जब मुझे वहाँ बुलाया गया, जब मैं रात वहाँ गया 2.5 घंटे तक मैं उनके साथ घूमता रहा, लेकिन वो बंदे मुतलका आईओ जिसकी ड्यूटी है इन्वेस्टिगेशन करने की, सरदार उनका नाम है, वो तब भी कल मौजूद नहीं आए। उन्होंने एज आगे अपने एएसआई और कांस्टेबल को भेजा जिनकी वहाँ पे कोई वक़्त ही नहीं थी, कोई वैल्यू ही नहीं थी। एक बिरयानी वाले से उन्होंने कहा जी मुझे ये वीडियो चाहिए, उसका कैमरा बिल्कुल स्ट्रेट सामने आ रहा है, तो वो बिरयानी वाला आगे से कहता है कि तेरे जैसे तू पुलिस वाला है तो क्या तेरे जैसे बड़े SP DSP इधर मेरे पास आके बिरयानी खाते हैं। उसने मौके पे एक पुलिस अफसरान को एक बिरयानी वाले ने झाड़ के साइड पे जलील करके बिठा दिया। फिर हम थोड़ा सा बैक साइड पे एक पंप पे जाते हैं, उनके कैमरे का सर्वर थोड़ा सा स्लो है, वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की। हमने सोचा चलो आगे फ्रंट जय वकुआ वाले नहीं देते, हम बैक साइड से ट्रेस कर लेते हैं कि बैक साइड से जब बाइक जा रही है तो इसकी बैक पे कौन सी गाड़ी है, कौन सा ट्रक है जिसने इसको आगे आके हिट किया है, कौन से बंदे ने इसको साइड दी है। 1 किलोमीटर का फासला है ना, तो वो हमें पता चल जाए, हमें हमारे सामने आ जाए। तो उन्होंने भी आज सुबह बुलाया था कि हमारे मालिक आएंगे, वो मैनेजर ने, तो मैं देखता हूँ जो पंप के सामने जो काम पुलिस का है आप खुद कर रहे हो, वो मैं खुद कर रहा हूँ। और जिधर जय वकुआ हुआ ये हादसा पेश आया उसके बिल्कुल ऑपोजिट PSO पेट्रोल पंप 4 नंबर कैमरा स्ट्रेट जय वकुआ पे आ रहा है। उस बंदे ने 15 घंटे की फुटेज डिलीट कर चुका है। मेरा सर्वर ख़राब था, मेरा बैकएंड नहीं है, और वही उसी जगह के 5 दुकानें छोड़ के 6वीं दुकान हेयर सैलून की है, उसकी लाइट आ रही है, वो अपनी कैमरों की पिक्चर्स मुझे दे रहा है और वो बट पूरा शो नहीं हो रहा क्योंकि उसका व्यू वहाँ पे तक नहीं जा रहा। मैंने अपनी मदद आपके तहत ये सब कुछ किया है। आज भी आईओ साहब ने मुझे उनके बंदे जो रात उन्होंने भेजे थे, उन्होंने भी मुझे यही बात की, भाईजान हम तो आप नेकी के लिए तौर पे आपके साथ आए हैं, आपकी नेकी के लिए आप आईओ करना जो भी है वो आईओ साहब ने करना है, जाना भी है वो आईओ साहब ने जाना है। साथ ऑपरेशन जा रहा है, ऑपरेशंस वाले जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सरदार ने जाना है जिनका नाम बता रहे हैं, लेकिन जा वो नहीं रहे, उनकी जगह पे ASI। किस थाने में आपने दरख्वास्त दी? ये गुज्जरपुरा थाने में दरखास्त है। और आज सुबह मुझे उन कांस्टेबल और ASI शहबाज ने मुझे उन्होंने कहा जी आप सुबह कैंट कचहरी 8 बजे पहुंच जाइएगा, हम भी आ जाएंगे, मुद्दई की बगैर कोर्ट आर्डर नहीं मिलते, हमें MLC तक नहीं अभी मिल रही, कोर्ट आर्डर नहीं जारी हुए, क्योंकि अस्पताल वाले कहते हैं जी गुज्जरपुरा थाने की हदूद मी हॉस्पिटल में नहीं लगती, हमारे पास 12 थाने और 12 हदूद लगती हैं, गुज्जरपुरा थाना हमारी हदूद में नहीं आता। आज मैं 8 बजे से 11 बजे तक कैंट कचहरी इंतज़ार करता रहूं और पुलिस को कॉल करता रहूं, मतलूबा नंबर से जवाब मसूल नहीं। बिलाल की फैमिली के तमाम मेंबरान की आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे कानून तो बनाए जाते हैं, इंसाफ नहीं दिया जाता। वो CCTV फुटेजेस जो निकालने के लिए कैमरास फिट किए जाते हैं सड़कों पे, वो सिर्फ भारी जुर्माने करने के लिए, वो वहाँ पे लाइसेंस जब्त करने के लिए, वो व्हीकल्स को रोकने के लिए तो लगाए जाते हैं, लेकिन किसी की टांग चली जाए, जान चली जाए, उसके लिए वो कैमरास काम नहीं करते। पुलिस, पंजाब पुलिस के ये नाअहली है कि उनकी जानिब से हमेशा कहा जाता है ये हदूद जो है ये हम लोग इसको कवर नहीं कर रहे, आप ये दूसरा थाना जो है इस हदूद को कवर करता है। FIR करवाने के लिए फैमिलीज को धक्के खाने पड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए बार बार कॉल्स करके भी किसी तरह का कोई जवाब मौसूल नहीं होता। लोग अपनी जान से चले जाते हैं, लोग अपने जिस्म के उन हिस्सों से चले जाते हैं, लोग ताहयात इंसाफ मांगते रहते हैं, लेकिन वो इंसाफ हासिल नहीं होता है। और ये फैमिली भी इसी तकलीफ, इसी आंसुओं के साथ मरियम नवाज साहिबा आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम तकलीफ में हैं, हम गुर्बत में हैं, हमारा जवान बच्चा 25 से 26 साल उसकी उम्र है, इस उम्र में तो अभी उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी जिसमें वो बेचारा अपनी जिस्म, अपनी टांग से हाथ धो बैठा है। किस तरह से वो अपनी अगली जिंदगी गुजारेगा, अपनी जिंदगी खुशियों को आगे जो है वो देखेगा। मैं इस प्रोग्राम के जरिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उन अफसरान को
कि बराए मेहरबानी इनकी मदद की जाए, इनको रोबोटिक टांग लगवाई जाए, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद की जाए और इसके फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, ना कि भारी जुर्माने करके लोगों को, उनको गाड़ियाँ और उनकी बाइक्स को रोक के घर में उन कैमरा CCTV फुटेज का जो है इस्तेमाल किया जाए। उन फंड्स को इकट्ठा करने के लिए आप ये तो करते हैं कि लाइसेंस जब्त करते हैं, वो सारे सेफ सिटी के कैमरास काम आ जाते हैं, लेकिन इस वकूआ को देखने के लिए कौन सी आंख है जो काम आएगी? ये आंख जो है, ये सरकार की आंख को तेज होना पड़ेगा। इन इदारों को जाके वो आंख देखे कि कहाँ है वो IO, कहाँ है वो इन्वेस्टिगेशन विंग, कहाँ है वो लोग जो आके इनको इंसाफ दिलाएंगे। वो FIR क्या रद्दी का हिस्सा बनेगी या इनको भी इंसाफ मिलेगा? इसी के साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।